Good morning to all of you. Today we'll start our next chapter, that is the chapter number 4, chemical bonding and the molecular structure. अगर हम इस चैप्टर की बात करें, जैसे कि नेम है उसी से पता चल रहा है आपको, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब कि जब भी केमिकल्स कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, कुछ बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। और जो केमिकल बॉन्ड है वो दो तरह का होता है, एक होता है कोवेलेंट और दूसरा होता है आयनिक। अगर हम आयनिक की बात करें तो दैट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, while the covalent bonds are those which are formed by the sharing of the electron। अगर आपको याद हो क्लास 10th में भी आपने ये टॉपिक अच्छे से किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो केमिकल बॉन्ड क्या है, दैट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल मे बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन इन ए केमिकल स्पीसीज। जो भी हम केमिकल स्पीसीज लेते हैं उसमें अगर चेक करते हैं कि कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो एटम्स है वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। व्हाई दे कंबाइन? बिकॉज एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल because of the two reason। the first one is the tendency to acquire the noble gas configuration। अगर आपको याद हो कि जो भी हमारे एटम्स हैं वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं या शेयर करते हैं, किस लिए? टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होती है वो सबसे स्टेबल होती है। दूसरा, द टेंडेंसी टू गेट द मिनिमम एनर्जी। और दूसरी बात है, जो एनर्जी है वो मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो दीज आर द टू रीजन बाय विच द एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अगर वो मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस चैप्टर का मेन मोटो यही है कि हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर के अंदर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या नोट किया कि जो भी एटम्स है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में आपने पढ़ा। और ये दोनों चैप्टर आपके बेस कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक आपको ये दोनों चैप्टर नहीं आएंगे तो आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इन दो चैप्टर्स को बेसिक चैप्टर कहते हैं, जो आपके हायर क्लासेस तक भी यूज होने वाले हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है सभी ने। ये दो पॉइंट्स अभी आपको बताए, इनको नोट डाउन करेंगे। These are the some questions like why do atoms combine, why do certain atoms combine but others do not, why do atoms have the fixed combining capacity, why do molecules possess the definite or fixed shape, what is the nature of the force which hold the atoms together। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आएंगे और ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से क्लियर होने वाले हैं कि क्यों कुछ ही एटम कंबाइन होते हैं, सर्टेन एटम ही कंबाइन हो पाते हैं, बाकी क्यों नहीं हो पाते हैं, और एटम्स कंबाइन ही क्यों होते हैं। Why do atoms have the fixed combining capacity, कि हर एक की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो फिक्स्ड होती है। Why do molecules possess the definite shape, अगर एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उस मॉलिक्यूल की भी एक डेफिनेट और फिक्स्ड शेप होती है। What is the nature of the force, कौन सी फोर्सेस हैं जो उन मॉलिक्यूल्स या एटम्स को क्या करती हैं, आपस में बांध के रखती हैं, उनको इकट्ठा रखती हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मेन फोकस आपका इन्हीं चीजों पर रहने वाला है, नोट करेंगे इनको भी। द नेक्स्ट वन इज द लुईस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। अब लुईस सिंबल है या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल क्या होते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी भी एटम के ऊपर क्या करते हैं, डॉट की फॉर्म में उसको इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। सबसे पहले अगर आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या लुईस सिंबल्स को बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कितनी डॉट लगानी है, इक्वल टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या याद रखना है, इक्वल टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कई बार हम क्या करते हैं, वैलेंसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डॉट लगाते हैं तो इक्वल टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1। तो इसलिए कितनी डॉट लगेगी, ओनली 1। अगर हम हीलियम की बात करें तो कई बार क्या होता है, कंपटीशन में क्वेश्चन दिया होता है, बच्चे सोचते हैं इसकी वैलेंसी 0 है तो इस पर डॉट नहीं लगाते हैं, जबकि इस पर कितनी डॉट लगेंगी, 2 डॉट, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो 0 है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। लिथियम की बात करें तो 1, बेरिलियम में कितने आएंगे, 2, बोरॉन में 3, कार्बन में देखें तो 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में देखें तो 6, क्लोरीन में 7, और नियोन की बात करें तो कितने आने चाहिए, 8 डॉट। कई बार इसमें भी क्या करते हैं, 0, दैट मीन्स वैलेंसी आपको रिप्रेजेंट नहीं करनी है। क्या रिप्रेजेंट करना है कि जितने भी क्या हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या लेने हैं हमेशा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नोट डाउन करेंगे इसको। द नेक्स्ट वन, अगर हम मान के चलते हैं 11 से लेके 20 तक लेते हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, देन कैल्शियम। अगर आपको इनके ऊपर डॉट्स लगानी है तो कितनी आनी चाहिए? सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो 11, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 281, तो 1 डॉट। मैग्नीशियम पे 2, एल्यूमिनियम पे 3 और सिलिकॉन पे देखें तो 4, फॉस्फोरस पे 5, सल्फर पे कितनी आनी चाहिए? 6, क्लोरीन पे देखें तो 7। आप डॉट भी लगा सकते हैं और आप क्रॉस भी लगा सकते हैं। अगर आर्गन की बात करें तो कितने आने चाहिए? 8। कितने? 8। अगर पोटाशियम की बात करें तो 1 और कैल्शियम की 2। तो इस तरीके से आपको जितने भी सिंबल्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, और जितने ज्यादा से ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना। क्योंकि क्लास 10th में आपको याद होगा आपने फॉर्मेशन की थी बाय द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो डॉट स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें कि एटम अगर न्यूट्रल नहीं है और कोई चार्ज स्पीसीज आ जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम Na+1 लेते हैं तो +1 का मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 281, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो आउटर मोस्ट में कितने बचेंगे? 8। तो आपको यहां पर क्या करना है? कितनी डॉट लगानी है? दैट इज फॉर सोडियम +1। अगर हम यहां पर लगा देते हैं सोडियम +1 तो कितनी डॉट आएंगी? 8 डॉट। अगर हम यहाँ पर मैग्नीशियम +2 की बात करें तो मैग्नीशियम कितना है? +2। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर? अगेन इसका नंबर देखें तो 12। तो कितने लूज कर दिए इसने? 2। तो आउटर मोस्ट में कितने बचे? 8। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे कितनी डॉट होती है? 6। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और प्लस का मतलब होता है लूज करेगा। तो हाउ मेनी डॉट्स आर देयर? अगर -2 को देखें तो 2, 4, 6 और 2, 8। अगर इसी तरीके से क्लोरीन को देखें तो Cl -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। टोटल कितने थे? 7 और 1 कितने हो जाएंगे? 8। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक स्पीसीज। नोट डाउन करेंगे इसको भी। And the next one is the octet rule and the modes of the chemical combination. अगर हम बात करें octet rule क्या होता है? The octet rule, the principle of attaining the maximum 8 electron in the valence shell of atom. आपको पता है कि हर कोई अपनी octet को complete करना चाहता है except helium, जिसमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं? Duplet. तो जो भी हमारे एटम्स हैं वो क्या करते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा वो किस लिए करते हैं? टू बिकम द स्टेबल, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज द स्टेबल वन, और उसी के पीछे जो रीजन है वो क्या है? ऑक्टेट रूल। जैसे भी आपने सोडियम की बात की, अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम इज नॉट स्टेबल लेकिन सोडियम आयन इज द स्टेबल वन। ऐसे मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम स्टेबल नहीं है लेकिन मैग्नीशियम आयन स्टेबल है। तो इसीलिए जो एटम्स होते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं, या फिर अगर लूज या गेन नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो कोई भी हमारा जो एटम है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या करता है? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने की कोशिश करता है, एक्सेप्ट हीलियम, जिसमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्यूप्लेट। नेक्स्ट वन इज द कॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी आपको पता है कि कोई भी चीज बताते हैं कि एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, कोई भी केमिकल क्यों बनता है। तो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ द एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। तो हर कोई ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की कोशिश करता है और क्या करता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, और ऐसा किस वजह से करता है? टू बिकम स्टेबल। और कैसे करेगा वो? बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें जो हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन है उसके मोड्स की बात करें तो दे आर द टू टाइप ऑफ मोड्स। फर्स्ट वन इज द आयनिक बॉन्ड एंड सेकंड वन इज द कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की बात करें, आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाइल द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे बनते हैं? लूज या गेन करने से। अगर लूज करेगा तो एक पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव वाला नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट्स व्हाई वी यूज अट्रैक्टिव फोर्स इन द डेफिनेशन। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब ना तो लूज करेगा ना कोई गेन करेगा। तो इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं आता है, लेकिन जब भी आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, चार्ज होता है। तो वहां पर आपको याद होगा इनकी प्रॉपर्टीज आपने की थी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक बॉन्ड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से हार्ड कौन है, सॉफ्ट कौन है, इनमें से किसकी कंडक्टिविटी होगी, किसकी कंडक्टिविटी नहीं होगी, तो ये सारे अभी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। पहले इसको नोट डाउन करेंगे। The next one is the ionic और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, जैसे कि आपको बताया था कि जो भी बॉन्ड हमारे किससे बनते हैं, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। When a bond is formed by the transfers of the one or more valence electron of one atom to the other atom so as to complete their outermost octet and acquire the nearest noble gas configuration, then the bond formed is called the ionic bond। तो इसका मतलब एक एटम लूज करेगा, दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। किस लिए करता है, टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। और जो भी उसके आसपास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे हीलियम के आसपास होगी तो हीलियम को एक्वायर करेगा, नियोन के पास होगी तो नियोन को करेगा, आर्गन के पास होगी तो आर्गन को करेगा। ऐसे हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड की दूसरी डेफिनेशन भी बनती है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज आयंस टुगेदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद होगी आपको, क्लास 10th में की थी। तो जो भी हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इट इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयन, कि जो भी जितना चार्ज होगा किसी भी आयन के ऊपर, जैसे सोडियम है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na+1 बनाएगा, तो उसका मतलब उसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है दैट इज द 1। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड इट विल फॉर्म Mg+2। तो +2 चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। ऐसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, 1। तो इस तरीके से आप इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करेंगे, नोट डाउन करेंगे इसको। एंड द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो आपको याद होगा क्लास 10th में भी आपने किया था। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो NaCl इज फॉर्म्ड बाय द सोडियम एंड क्लोरीन। तो Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो Na लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, वाई, टू बिकम स्टेबल, टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की देखें, दैट इज द 281। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है और कितनी हो जाती है, 28। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 287। टू बिकम स्टेबल इट गेन्स द 1 इलेक्ट्रॉन एंड टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 288। तो जो क्या है, Cl नेगेटिव की। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने क्या लेना है, सोडियम। सोडियम के ऊपर डॉट कितनी लगानी है, दैट इज द 1। अगर हम लेते हैं प्लस में क्लोरीन, क्लोरीन पे कितने डॉट, 7। तो हमने 7 डॉट लगा दी। अब हमें क्या दिखाना है, यहां से हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया, दैट मींस दिस इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय द सोडियम एंड गेन बाय द क्लोरीन। तो क्या मिलेगा, अगर हम यहां देखें तो Na पर क्या चार्ज आ गया, +1। और यहां पर अगर हम Cl को देखें तो 2, 4, 6 और 2, 8, इस पे चार्ज कितना आ गया, -1। तो एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। तो वन इज द केटायन एंड अदर वन इज द एनायन। तो ये क्या मिला हमें, एक मिला केटायन और दूसरा क्या मिला, एनायन। तो केटायन और एनायन पर चार्ज क्या है, अपोजिट। इन्हीं के बीच में जो फोर्स है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये मिल गया हमें NaCl। इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन की बात करें तो Mg कितने डॉट लगनी चाहिए, 2 डॉट। ऑक्सीजन की बात करें तो कितने डॉट, 6 डॉट। तो हम यहां से क्या करने वाले हैं, इनको ट्रांसफर करने वाले हैं। दिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड हियर। तो क्या मिलेगा, अगर हम यहां देखें तो Mg पर चार्ज कितना आ जाएगा, +2। यहां पर ऑक्सीजन को देखें तो उसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। क्यों कर रहे हैं सब कुछ, टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड इट विल गिव्स MgO। तो यहां पर देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कितनी है, 282, और इसकी कितनी थी, 26। अगर हम यहां चेक करें तो दिस वन इज 2, 8
और दिस इज अगेन 2-8। इसका मतलब दोनों स्टेबल हो गए। Why they loses and gains the electron? To become stable और टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब एक पर चार्ज पॉजिटिव है, दूसरे पर नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आपने क्लास 10th में किए थे, इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो इनकी प्रिपरेशंस आप ट्राई करके देखेंगे। जितनी ज्यादा से ज्यादा करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नोट करेंगे इसको। And the next one is the formation of ionic bonds, which depends on the following factors. The first one is the ease of the formation of the positive and negative ions from their respective neutral atom. कि कोई भी हमारा जो न्यूट्रल एटम है वो कितनी जल्दी क्या करता है, केटायन और एनायन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज की फॉर्मेशन करता है। कि जितना जल्दी पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा उतना ही जल्दी आयनिक कंपाउंड के बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। देन सेकंड वन, द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस इन द सॉलिड, दिस इज कॉल्ड द लेटिस ऑफ द क्रिस्टलाइन कंपाउंड। कि जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनेंगे वो 3 डायमेंशनल स्पेस में सॉलिड के अंदर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, अरेंजमेंट क्या रहने वाली है, दैट इज कॉल्ड लेटिस ऑफ द क्रिस्टलाइन कंपाउंड। इसको क्या वर्ड यूज करते हैं, लेटिस। अगर हम बात करें कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स। जो हमारे आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, सबसे पहले तो है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेटिस एंथैल्पी, इन सभी की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम isolated gaseous atom to form an isolated gaseous cation। तो इसका मतलब कि जो भी हमारे क्या है एटम्स हैं, न्यूट्रल एटम है, उसमें से किस फॉर्म में निकालना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी, तो कम एनर्जी में हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो जितनी एनर्जी कम लगेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकेंगे, तो उसके केटायन के बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो दैट मींस अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी तो केटायन इजीली फॉर्म होगा। अगर हम बात करें हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन भी अगर आपको याद हो, द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन एटम gains an extra electron to form an isolated gaseous anion। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, आइसोलेटेड गैसियस एनायन। तो जो उसमें एनर्जी चेंज होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हाई हो तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज करता है मैक्सिमम केसेस में, तो अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो उसके बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब यहां पर जो एनायन बनेगा वो इजिली फॉर्म होगा, और अगर एनायन इजिली फॉर्म होगा तो कैटायन और एनायन आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने पर जो वो एनर्जी रिलीज करते हैं दैट इज कॉल्ड लेटिस एंथैल्पी। अगर मान के चलते हैं लेटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन की बात करें तो जो भी हमारे कैटायन और एनायन जब कंबाइन होते हैं और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक अरेंजमेंट बनाते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड लेटिस एंथैल्पी। अगर लेटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होगी तो उस केस में उसके बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब लेटिस एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी और तो आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के चांसेस भी मैक्सिमम होंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो डेफिनेशंस है जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या मतलब है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, लेटिस एंथैल्पी का। तो सबसे पहले इन डेफिनेशंस को भी अच्छे से लर्न करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन टेक्स्ट हैं, एक्सरसाइज के हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, डेफिनेशन से रिलेटेड है, इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है और फिर नोटबुक में नोट डाउन करना है।